Hi, how are you all? So I hope your preparation is going very fine. And today we are going to cover a topic of ESI, that is social structure in India. It's a very small topic, तो आज हमारा खत्म भी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हम लोग, फीचर्स पढ़ेंगे, कास्ट सिस्टम इंडिया में, क्लास स्ट्रक्चर जो है, फैमिली एंड किनशिप सिस्टम, रिलीजन और सोसाइटी के बारे में, सेक्युलरिज्म एंड देन कंटेम्प्रेरी चेंजेस जो हमारे इंडियन सोशल स्ट्रक्चर में आई। सो दिस इज ऑल द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर। ये सारी चीज़ें आपके आरबीआई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, so before we proceed, whosoever is new, I'm requesting you guys to join our Telegram channel, that is at the rate rated reg। यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं अबाउट द एग्जामिनेशंस, चाहे आरबीआई हो, नाबार्ड हो, सेबी हो, है ना, जो भी रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम है वहाँ पे सारे अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे, इवन लेक्चर्स वगैरह जो भी चीज़ें आती रहेंगी। इफ़ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग पर्सनली विद अस, यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 8083317029। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लेट्स मूव अहेड। स्टार्ट करते हैं सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। नाउ व्हाट इज दिस सोशल स्ट्रक्चर? तो हम जनरली कई बार कहते हैं ना कि मतलब यार मेरे सोसाइटी में उस इंसान का ऐसा है वैसा है, मतलब इन लेमन टर्म्स व्हाट वी से। तो ये जो चीज़ें हम कंपेयर कर रहे हैं सोसाइटी में किसी चीज़ को समझने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो जो पैटर्न है सोशल रिलेशनशिप का, इंस्टीट्यूशंस का, है ना, जो भी रोल्स डिफाइंड है, जो नॉर्म्स बने हुए, जो वैल्यूज है जिनके बेसिस पे सोसाइटी हमारी चल रही है। ठीक है, तो मतलब सोशल स्ट्रक्चर क्या है? एक जनरली ऐसा एक बेसिक सा फ्रेमवर्क है जिसका यूज कर रहे हैं हम हर एक इंडिविजुअल। ठीक है, चाहे मैं इंडिविजुअल हूँ, जैसे कि ये एक इंडिविजुअल है, या फिर ये एक इंडिविजुअल है, या फिर ये एक इंडिविजुअल है, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, दे आर यूजिंग दिस फ्रेमवर्क। ठीक है, और इसी के अंदर जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो एज पर सोशलोजिस्ट ये है क्या? तो ये है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है इंस्टीट्यूशंस का। कैसे किस तरह के इंस्टीट्यूशंस? इंस्टीट्यूशन का मतलब कभी हमेशा सिर्फ वो वाले इंस्टीट्यूशंस नहीं होते हैं जो आप जानते हो इन जनरल की, कोई कोचिंग या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, नहीं। फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें, दीज थिंग्स आर समथिंग दैट आर एक्चुअली रेगुलेटिंग आवर बिहेवियर, है ना। सिमिलर साथ ही साथ ये एक और चीज़ कर रहे हैं कि सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये जो इंडियन सोशल स्ट्रक्चर है इसके फीचर्स क्या है? ठीक है, सो जनरली जो हम इसको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, तो हम इसको कैटेगराइज करते हैं डाइवर्सिटी के बेसिस पे, हायरार्की के बेसिस पे, हमारे ट्रेडिशंस की कंटिन्यूटी के बेसिस पे। ठीक है, देन कैसे मॉडर्निटी आया और कैसे हमारी सोसाइटी में चेंजेस आए। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हम थोड़ा सा देखते हैं। तो पहली चीज़ हमारी जो इंडियन सोशल स्ट्रक्चर की वो है कि हम काफ़ी डाइवर्स है बट स्टिल हम काफ़ी यूनाइटेड भी हैं। ठीक है, सबसे स्ट्राइकिंग, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे इंडियन सोसाइटी का। ठीक है, बिकॉज क्या है, हम जो है मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस कंट्री है ना। लैंग्वेज की भी बात करूँ तो 1500 प्लस जो है रीजनल डायलेक्ट्स इंडिया में बोली जाती हैं, है ना। अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, हर एक कम्युनिटी की अपने कस्टम्स हैं, है ना, सबकी कल्चरल प्रैक्टिसेस अलग हैं, है ना। तो वो डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूँ कि देयर आर सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे दुर्गा पूजा है, वो है हमारे लिए नवरात्रि, जहाँ पे 9 दिनों तक हम लोग इवन लहसुन प्याज भी लोग नहीं खाते हैं। ठीक है, बट इफ यू कम टू वेस्ट बंगाल, इट्स जस्ट दुर्गा puja for them, and then consumption, they are consuming non-veg and all those things because that is a part of their culture, उनका फूड कल्चर का पार्ट है। बट इट डजंट मीन कि बहुत मतलब दोनों एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, नो, दे आर अकोमोडेटिंग, है ना। वो दे आर एक्सेप्टिंग ईच अदर, यही तो डाइवर्सिटी का फायदा है। ठीक है, तो वो यही चीज़ है कि देयर इज अ यूनिटी, है ना, सपोर्टेड बाय, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज टू। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया। ठीक है, अब इस सब के पीछे रीजन ये भी है कि हमारी हिस्ट्री जो है, हमारी पास्ट जो है वो ऐसी ही रही है ना, कि मतलब हम सबका पास्ट जो है कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड रहा है, या फिर हम पे हमारे जो रूलर्स रहे हैं वो भी काफ़ी ऐसे ही रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डिस्पाइट कि हम एक डाइवर्स कम्युनिटी हैं, हमारे अंदर यूनिटी डेवलप हुआ। ठीक है, देन वन मोर थिंग, हायरार्की इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, हमारा जो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी है वो हायरार्की के बेसिस पे है। ठीक है, खास करके कि कौन सा हायरार्की है, कास्ट सिस्टम का हायरार्की और पैट्रियार्की वाला है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि हायरार्की के हिसाब से इन लोगों के पास रिसोर्सेज, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों का एक्सेस था। ठीक है, हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है। आर्टिकल 15 साफ साफ क्या कहता है, किसी भी तरह का कास्ट वगैरह के बेसिस पे आप किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, इजंट इट, उसको प्रोहिबिट करता है। देयर इज अ मूवी टू, आप प्लीज देख सकते हो, है ना। एंड आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को खत्म करता। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर एग्जिस्टिंग। ठीक है, तो हमारा जो मॉडर्न जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं सेफ गार्ड किया हुआ है। ओके, देन
फैमिली का इम्पोर्टेंट रोल हमारे कल्चर में, फैमिली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सेंट्रल पोजीशन है। हम हर एक इंसान के लाइफ में फैमिली इज यू नो इज दैट दैट थिंग जहाँ से हम सब कनेक्टेड हैं and कई सारी चीज़ें हमारी लाइफ की उसके आसपास ही घूम रही हैं। ठीक है, चाहे हमारे बिहेवियरल पैटर्न हो, हमारा सोसाइटी में जिस हिसाब से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, है ना, इवन हम कितने इमोशनल और क्या इकोनॉमिकली क्या हमें हम किस स्टेज पे हैं, ये सारी चीज़ें कैसे डिफाइन होती है। तो कहीं ना कहीं फैमिली वाला जो सिस्टम है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, उसके अलावा हमारे यहाँ फैमिली जो है ना, आप देखना कि बहुत सारे हमारे लाइफ के डिसीजंस में भी फैमिलीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना, मैरिज से रिलेटेड, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, सोशल आइडेंटिटी से रिलेटेड, सो ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल इन दिस थिंग। ठीक है, ओके। देन रिलीजियस प्लूरलिज्म, द थिंग इज, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम मल्टी कल्चरल के साथ साथ मल्टी रिलीजियस भी हैं। ठीक है, वी आर होम टू लॉट ऑफ रिलीजन्स, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म। ठीक है, और इन सब के इन्फ्लुएंस जो है हमारे लाइफ पे, हमारे रिचुअल्स पे, हमारे फेस्टिवल्स पे, हमारी वैल्यूज पे इज विजिबल। ठीक है, तो इंडिया में रिलीजियस डाइवर्सिटी इज वेरी मच। ठीक है, बट ये है कि हमें कंटिन्यूअसली एफर्ट डालना पड़ेगा कि ये रिलीजन्स के बीच में जो हार्मनी है वो बरकरार रहे। ठीक है, चलो, उसके अलावा एक और चीज़ है ना, नेक्स्ट थिंग है रूरल डोमिनेंस विद अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, देखो, प्राइमरीली अगर हम देखा जाए ना तो इंडियन सोसाइटी जो है वो ऐसे ही फॉर्मेशन हुआ है कि मतलब जो रूरल इंडिया है उसकी डोमिनेंस ज़्यादा रही है। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है वो हमारे यहाँ मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन रहा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लार्जेस्ट चंक ऑफ पॉपुलेशन जो है ना, वो इसमें इन्वॉल्व रहा है। ठीक है, बट ग्रेजुअली क्या हुआ कि अर्बनाइजेशन वाला, अर्बन सेंटर्स जो है हमारे यहाँ काफ़ी सारे खुलते गए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों का माइग्रेशन शुरू हुआ। ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, स्पेशली इन सर्च ऑफ व्हाट ऑक्यूपेशन, जॉब। ठीक है, फिर एक नई चीज़ आई, वो था कि जब आप शहरों में रहना शुरू किए तो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ। पहले क्या है, गांव में जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम था। ठीक है, लाइफस्टाइल जो है इंडिविजुअल, और मैं मतलब मैं और मेरी फैमिली, वहां तक चीज़ें लिमिटेड रहने लगी। ओके, फिर थोड़ा सा देखते हैं कास्ट सिस्टम के बारे में। ये सबसे डिस्टिंक्टिव चीज़ है, जाहिर सी बात है, हम सबको पता है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये जो है वैदिक पीरियड से ही चलता आ रहा है, लेटर वैदिक पीरियड से, है ना। ये कह सकते हो कि ये डिफाइन हो गया कि हाँ, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मणी, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय। उसके पहले द दिस हायरार्की वाज वेरी डिफरेंट, कि जो जो काम कर रहा होगा उस हिसाब से होगा, इजंट इट। तो हमने क्या किया कि अब इसमें क्या हुआ कि इस कास्ट सिस्टम में हमने हेरिडिटरी के बेसिस पे सोशल ग्रुपिंग कर दिया है। ठीक है, और फिर उनके ऑक्यूपेशनल ऑक्यूपेशन से जो स्पेशलाइजेशन है और वो सारी चीज़ों के बेसिस पे भी हमने सोसाइटी को बांट रखा है। एनीवेज, अभी के पॉइंट ऑफ टाइम पे एक चीज़ ये है कि ऑक्यूपेशन जो है इज नॉट लिमिटेड एज पर द कास्ट ओनली, है ना। whosoever is eligible for doing whatsoever work, they are doing that thing. For example, if अगर ऐसा होता तो मैं, अगर अर्ली वैदिक फेज की बात होती, तो एज पर माई प्रोफेशन विच आई एम टीचर, तो मैं जो है वो ब्राह्मण वाले में जाता। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि अभी का सिस्टम ऐसा है कि कास्ट जो है वो बर्थ बेस्ड सोशल कैटेगरी हो गया है, जो कि कोई भी एक इंसान के जो सोशल स्टेटस है सोसाइटी में उसको डिफाइन करता है। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या है, कास्ट के बेसिस पे ही शादी, ऑक्यूपेशन, सोशल रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें जो है इसी चीज़ के ऊपर डिफाइंड होता है। तो ये चीज़ तो मैंने आपको बता दिया वर्नर सिस्टम का। ठीक है, अब क्या फीचर्स है हमारे कास्ट सिस्टम के, तो पहली चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, हेरिडिटरी है इन नेचर। ठीक है, प्लस हायरार्की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये क्या है, हमने हायरार्की ही तो दिखाया यहाँ पे, इजंट इट। उसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रखे हैं कि एक सोशल ग्रुप जो है अपने सोशल ग्रुप के बाहर जाके जो है उससे शादी नहीं कर सकता है, ऐसे रिलेशनशिप स्टेब्लिश नहीं कर सकता है ना, फूड शेयरिंग, सोशल और सोशली जो है सेपरेट रहना, इस तरह की चीज़ें जो है एग्जिस्ट करती थी। बट इज इट स्टिल एग्जिस्टिंग? नो, एक्चुअली क्या हो रहा है कि मॉडर्न टाइम पे कास्ट का जो नेचर है वो काफ़ी चेंज हो रहा है। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन और एजुकेशन की वजह से जो है ना, और साथ ही साथ डेमोक्रेसी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो चेंजेस लाए, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, उसकी वजह से कास्ट का ये जो सिस्टम है काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। ठीक है, अब जो है अगर आप कहीं जॉब करने जा रहे हो या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको यू आर लीस्ट बॉदर्ड, ए तुम्हारा जात क्या है, यू आर लीस्ट बॉदर्ड, इजंट इट। तो वो चीज़ें भी हुई हैं, तो कास्ट का जो नेचर है वो चेंज हुआ है। बट स्टिल देयर इज़ वन वन थिंग कि पॉलिटिक्स में इस चीज़ का आज भी बहुत ज़्यादा यूज़ है ना, कि जब भी गवर्नमेंट्स या फिर पॉलिटिकल पार्टी जब भी चुनाव लड़ना होता है, जब भी अपनी पॉलिसीज़ बना रही होती हैं, तो उसमें दे टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि कास्ट का रोल क्या है
है ना, किस कास्ट को कितनी फैसिलिटी और किस कास्ट को क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम इवन बात करें रिजर्वेशन की, तो एससी एसटी और ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन दिया है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस यही है कि हिस्ट्री में जो हमने हमने जो इनइक्वालिटीज कर रखी हैं जो अपर कास्ट ने, उस चीज़ को ख़त्म किया जाए, वो कम हो, है ना, घटे, और डेवलपमेंट जो है सारे कास्ट का एक प्रॉपर पेस के साथ हो सके, ठीक है। बट ये भी फैक्ट है कि कास्ट के बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टीज जो है दे आर मोबिलाइजिंग द पीपल। वी नो दैट देयर आर लॉट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो कास्ट के बेसिस पे ही उनका फॉर्मेशन हुआ है, एंड देन देयर मेजॉरिटी ऑफ द वोट बैंक ऑफ दोज पार्टीज आर वोट ऑन द बेसिस ऑफ द caste itself. I do not want to take the name. You guys are smart enough. Then class structure. तो क्लास कास्ट के साथ साथ एक और चीज वो है कि वो है क्लास, ठीक है। अब क्लास के बेसिस पे भी हमारा सोसाइटी में जो है स्ट्रेटिफिकेशन हुआ है, ठीक है। अब कास्ट जो है अगर आप देखोगे तो हायरार्की के बेसिस पे था, बट क्लास जो है कंप्लीटली समथिंग जो कि इकोनॉमिक स्टेटस को डिफाइन करता है, ठीक है। अब ये चीज़ जो है इफ यू सी, इसमें जो मोबिलिटी है वो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू होता है, ठीक है। तो सोशल क्लास में जनरली जो है ऐसे लोग, सोशल क्लास की जब भी हम बात करते हैं तो वैसे लोग जो है इक्वल इकोनॉमिक, सिमिलर इकोनॉमिक स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन लेवल, लाइफस्टाइल अगर एक जैसा है तो दे स्टार्ट फॉर्मिंग देयर ओन क्लास, है ना, वो अपना एक उनका एक ये बनने लगता है, ठीक है। अब ये जो क्लास वाली चीज़ है ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है इन कंपैरिजन टू कास्ट। कास्ट वाली चीज़ फ्लेक्सिबल नहीं है, बट सॉरी, बट क्लास वाली चीज इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो वो चीज है। चलो, अब इंडिया में क्लास स्ट्रक्चर कैसे इमर्ज हो रहा है, ठीक है। तो अब ये एक मेजर शिफ्ट जो आया वो जब एलपीजी रिफॉर्म्स हुए 1990s में, तो उसके बाद जो है इंडियन सोसाइटी में व्हाट वी स्टार्टेड सीइंग इज दैट अ ग्रोथ ऑफ न्यू सोशल क्लास, ठीक है। अब इसमें जो क्लास आया, जैसे कि अपर क्लास आया, अपर क्लास में कौन से लोग? इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, है ना, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल। तो ये जो है वो लोग हो गए जिनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज का कंट्रोल है और उनके पास उसका एक्सेस है। फिर आता है मिडिल क्लास, हम जैसे लोग, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर, छोटे मोटे हम जैसे राइटर जैसे लोग, है ना। तो वी हमारा नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, एंड वी एक्चुअली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना, क्योंकि हमारा कंजम्पशन और एजुकेशनल डिमांड इज़ वेरी वेरी हाई, ठीक है। उसके बाद जो है मिडिल क्लास के नीचे आता है वर्किंग क्लास, जिसमें इंडस्ट्रियल लेबरर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स, इनफॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉय हैं। तो इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि दे फेस वन बिगर इशू ऑफ जॉब इनसिक्योरिटी, या फिर कह लो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इनसिक्योरिटी के इशू सबसे ज़्यादा अगर कोई फेस करता है तो वो है वर्किंग क्लास। इसमें प्रेजेंट टाइम पे आप देख रहे होगे एक और जो नई चीज़ आई है वो है गिग इकोनॉमी। सो गिग इकोनॉमी क्या होता है आप मुझे कमेंट में बताओ, इफ़ यू डू नॉट नो फिर मैं बताऊंगा आपको, कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आई होप आप सबको पता है। अब कास्ट और क्लास के बीच में क्या कोई भी किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप है? डू दे शेयर एनी काइंड ऑफ बॉन्ड? ठीक है, देखो ये अक्सर ओवरलैपिंग है, ठीक है। कास्ट और क्लास जो है दे दे ऑफन ओवरलैप। क्यों? द थिंग इज कि हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे, इतिहास उठा के देखोगे, तो जो प्रिविलेज कास्ट हैं उनके पास इकोनॉमिक एडवांटेज था, ठीक है। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि एजुकेशन, अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जब खुली तो इवन मार्जिनलाइज कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्होंने भी अपनी, है ना, स्टेटस जो है, सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस सुधारी, ठीक है। और उन्होंने अपना क्लास का पोजीशन सुधारा, ठीक है। और ये चीज़ जो है हमारे इंडियन स्ट्रक्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग जो हमें देखना है वो है फैमिली एंड किनशिप सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। अब देखो, हम अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि फैमिली जो है सबसे प्राइमरी यूनिट है इंडिया में, एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमारे सोशल बिहेवियर की बात करें, हमारे हम हर एक इंसान के आइडेंटिटी की बात करें तो वहाँ पे, ठीक है, फैमिली जो है जब हम इकोनॉमिकली वीक हो रहे हैं या फिर इवन हम इमोशनली वीक हो रहे हैं, है ना, या फिर हमारा कल्चर कनेक्ट कर रहा है, इन सभी चीज़ों में फैमिली प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो फैमिली सिस्टम की बात करें तो एक जो फैमिली सिस्टम वो है जॉइंट फैमिली सिस्टम। आप में से कितने लोग हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम वाले? तो सिंस बिगिनिंग, है ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है सबसे डोमिनेंट फॉर्म था फैमिली का, है ना, कि फैमिली जो इस हिसाब से इंडिया में ऑर्गेनाइज हो रही है, मल्टीपल जनरेशन के लोग जो है एक ही घर में, एक ही परिवार के अंदर, एक छत के अंदर वो जो लोग रह रहे हैं, दे आर नॉट ओनली शेयरिंग द प्रॉपर्टी, दे आर ऑल्सो शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। अब इसमें फायदा क्या होता है कि जो जॉइंट फैमिली है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को जो है शेयर करते हैं, सोशल सिक्योरिटी मैनेज कर रहे हैं, और जो एल्डरली पीपल है उनको सपोर्ट भी मिल रहा है, ठीक है। देन कम्स द न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, है ना, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन और एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हुई, लोग जो है अपना जॉइंट फैमिली का सिस्टम छोड़ के अलग अलग शहरों में शिफ्ट होना शुरू हुए, ठीक है।
अब इसलिए क्या हुआ कि उनका फैमिली से कनेक्ट खत्म और दे सेट अप देयर ओन फैमिली ओवर देयर। ठीक है, तो अब यहाँ पे फायदा क्या है, यहाँ पे एक एक फायदा ये हो जाता है कि आप ज्यादा इंडिपेंडेंट हो, यू आर नॉट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर फैमिली चेन एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो आपके पास आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, आपका इकोनॉमिक कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में। बट नुकसान भी वैसे ही है कि अगर आप इकोनॉमिक कोई लॉस हो रहा है तो भी आपकी जिम्मेदारी, गेन हो रहा है तो भी आपकी ही जिम्मेदारी। ठीक है, देन द नेक्स्ट थिंग इज किनशिप सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, किनशिप क्या होता है, हमारा सोशल रिलेशनशिप किस बेसिस पे, है ना, ब्लड टाइज, मैरिज और एडॉप्शन के बेसिस पे। अब इसके बेसिस पे ही क्या होता है, दिस थिंग इन्फ्लुएंसेस व्हाट, इनहेरिटेंस, मैरिज अलायंस, सोशल ऑब्लिगेशन और पॉलिटिकल एफिलिएशन, इजंट इट। हम इसके बेसिस पे ही तो देखते हैं कि हम शादी जो है सेम कास्ट, सेम गोत्र और सारी चीजें मिला के होनी चाहिए। सिमिलरली है ना, जो हमारा ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स द सोसाइटी, दैट शुड आल्सो हैपन लाइक दैट ओनली। पॉलिटिकली भी लोग जो है अक्सर जो है इसके बेसिस पे ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो जो ये जो किनशिप वाली चीज है, इसमें एक और चीज है कि रीजन वाइज जो है वेरिएशंस भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में जो है हम इफ यू सी तो हमारा जो है पैट्रियार्कल ट्रेडिशन ज्यादा स्ट्रांग है ना। वहीं अगर आप साउथ इंडिया में चले जाओ तो वहाँ पे जो किनशिप अरेंजमेंट है वो काफी फ्लेक्सिबल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज रिलीजन और सोसाइटी का रोल। ऑफ कोर्स प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इंडिया के सोशल लाइफ में रिलीजन इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमारे कस्टम्स, ट्रेडिशन, हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंस्टीट्यूशंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले प्ले करता है। ठीक है, तो क्या फंक्शन है रिलीजन का हमारे सोसाइटी में, कार्ल मार्क्स वाली बात याद करो, ऑपियम फॉर मासेस। ठीक है, देखो द थिंग इज कि लोगों के अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंग आता है, एक धर्म वाला, ठीक है, एक कम्युनिटी वाले। ठीक है, और फिर उसके बेसिस पे फिर दे आर दे हैव देयर गाइडेंस एंड एथिकल टीचिंग्स और कल्चर को सपोर्ट करने वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं एंड जनरेशन बाय जनरेशन ये चीज़ें पास ऑन होती जा रही है। ठीक है, उसके अलावा हमारे फेस्टिवल्स और ट्रेडिशंस और कल्चर्स और रिचुअल्स जो है उसने हमारी आइडेंटिटी को और स्ट्रॉन्ग किया है। बट द थिंग इज दैट कि डिस्पाइट दैट इंडिया इज ए मल्टी रिलीजियस कंट्री, हार्मनी बनाए रखने के लिए हमारी एक जो यूनिक फीचर है वो है सेक्युलरिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सेक्युलरिज्म में कहने का मतलब ये है कि हमारे पास तो पूरी फ्रीडम है, हम हमारी जो रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रोपेगेट करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट स्टेट जो है, जो सरकार जो होगी, जो गवर्नमेंट होगी, उसका नेचर क्या होगा, उसका नेचर विल बी कंप्लीटली सेक्युलर इन नेचर। ठीक है, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, सबको एक जैसा ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात कही गई है, बिल्कुल कही गई है। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट गारंटीज फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25, और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटीज के 29 और 30 में, दे कैन सेट अप देयर ओन, माइनॉरिटीज जो है उनके पास ये राइट है कि अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और इस तरह की चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, ताकि अपने कल्चर और ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट कर सके, उसको प्रमोट कर सके। ठीक है, बट अगर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, इस किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है अगर रिलीजन को लेके, सोसाइटी को लेके, तो ऐसे केसेस में है ना स्टेट के पास पूरा राइट है कि वो इसमें इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है, नाउ व्हाट ऑल चेंजेस हैव अकर्ड इन द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर। देखो द फैक्ट इज दैट कि अर्बनाइजेशन ने ना बहुत अच्छी चीजें की हैं कि इंडियन सोसाइटी में कुछ जो रूट प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही थी वो जो है टूटी हैं। ठीक है, खास करके कास्ट के बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन हैज वीकेंड ट्रेडिशनल कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशनल सिस्टम। ठीक है, दूसरा एजुकेशन होने की वजह से अवेयरनेस फैला। ठीक है, और इवन जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज हैं उनको भी मोबिलिटी मिली, उनको भी अपॉर्चुनिटीज मिले टू ग्रो, टू कनेक्ट विद द पीपल, है ना, टू कनेक्ट विद द अदर सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी टू। ठीक है, उसके अलावा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो 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 भी रिफॉर्म्स हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसमें सबसे बड़ा फायदा मिडिल क्लास लोगों को भी हुआ है कि हमारी जो है हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे आए हैं, हमारे इनकम के सोर्सेज जो हैं वो भी बढ़े हैं। ठीक है, प्लस डेमोक्रेसी जैसे जैसे इंडिया में स्ट्रांग होती गई है, वैसे वैसे लोगों का पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है। ठीक है, चाहे वो सीट्स रिजर्व करने की बात क्यों ना हो, जैसे अभी जो है 33% रिजर्वेशन की जो बात चल रही है। ठीक है, तो उसकी बात कर लो, SC ST और कम्युनिटीज के लिए जो सीट्स रिजर्व्ड है उसकी बात कर लो, या फिर इवन पंचायती राज में जो महिलाओं के लिए जो सीट्स रिजर्व्ड है। सो इससे क्या हुआ है कि पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल हैव इंक्रीज्ड अ लॉट इन डेमोक्रेसी। ठीक है, ग्रास रूट लेवल पे भी हमने डेमोक्रेसी को काफी स्ट्रेंथन किया थ्रू दिस पंचायती राज सिस्टम एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड ऑफ कोर्स
टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस और डिजिटल कम्युनिकेशन की वजह से सोशल चेंजेस जो है ना, उससे रिलेटेड जो अवेयरनेस है और तेजी से फैली है। लोग जो है अपने अधिकारों को जाने हैं, समझे हैं, और इसके लिए इस वजह से जो कास्ट और रिलीजन और इस तरह के बेसिस पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता था, वो काफी तेजी से कम हुआ है। ठीक है। तो डिस्पाइट की बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, लेकिन जो भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि कास्ट है, फैमिली है, रिलीजन है और किनशिप है, अभी भी इसका इन्फ्लुएंस है। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा बहुत वीक हुआ है, दैट इज ट्रू। बट स्टिल अगर आप रूरल इंडिया में चले जाओ तो थोड़ा बहुत जो इसका इन्फ्लुएंस है, दैट इज एग्जिस्टिंग। बट द फैक्ट इज दैट कि यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। ठीक है, ये जो को एग्जिस्टेंस है इन सारी चीज़ों का, यही हमारा डायनेमिक सिस्टम जो है वो क्रिएट करता है। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये हमारा टॉपिक जो है खत्म हो जाता है ईएसआई का आज एक और। ठीक है, तो मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।